क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस क्रिया को कृषि में सम्मिलित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्रिया को कृषि में सम्मिलित किया जाता है, यानी उसको कृषि माना जाता है या उसको कृषि का घटक माना जाता है, इसका अर्थ ये हुआ। तो देखो, एक में दे रखा है यहाँ फसल उत्पादन, दो में दे रखा है पशुपालन, तीन में वानिकी और चार में मत्स्य पालन। अब अपने को यहाँ ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, इसमें केवल एक कि केवल फसल उत्पादन को ही मानेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल एक नंबर और दो नंबर को, यानी फसल उत्पादन और पशुपालन को ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि फसल उत्पादन, पशुपालन और वानिकी तीनों को ही मानेंगे, एक दो तीन। अच्छा, ऑप्शन डी कह रहा है एक दो तीन चार, यानी इसमें क्या मानेंगे? फसल उत्पादन, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। तो हमने आपको विस्तार से बताया था क्या आएगा इसमें, चारों ही माने जाएंगे। तो आंसर हो गया डी। डी हो गया ना आंसर इसका। रेड पेन का रेड पेन, ठीक, सेकंड इससे कर देते हैं, ये डी। तो डी हो गया आपके, है ना, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए साहब, प्रश्न संख्या 2, भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान है वित्त वर्ष 2018-19 के अनुसार, यानी भारत का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का योगदान कितना है, कितना कृषि का हिस्सा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो इसमें ऑप्शन ए, उसमें बताएगा 16.10%, बी ऑप्शन है 28.10%, सी ऑप्शन है 49.10% और डी ऑप्शन है 45.10%। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने? 16.10% है। अभी वित्त वर्ष जो 2018-19 गया है, उसमें भारत में जितना जीडीपी आया, भारत का सकल घरेलू उत्पाद का जितना मूल्य था, उसमें से 16.1% मूल्य कृषि उत्पादों का था। तो इसमें आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कृषि उत्पाद निर्यात किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज और आर एक्सपोर्टेड। तो इसमें देखेंगे निर्यात किए जाने वालों में, जैसे एक नंबर दे रखा है यहाँ चावल, दो नंबर दे रखा है खाद्य तेल, तीन नंबर दे रखा है दलहन यानी दालें, और चार नंबर दिया हुआ है मसाले। अब आपको ये बताना है कि ये चारों ही निर्यात किए जाते हैं या तीन किए जाते हैं या दो किए जाते हैं या एक किया जाता है। तो आपको विस्तार से बताया गया था इसमें। तो क्या आएगा ऑप्शन? देखो, चावल तो निर्यात करते ही हम, अच्छा खाद्य तेल हम मंगाते हैं, और दलहन या दालें भी हम मंगवाते हैं, आयात करते हैं। फिर बचे मसाले भी निर्यात करते हैं। तो क्या आएगा? एक और चार। अब एक और चार किसमें आ रहा है? इधर से चलेंगे आप, इसमें एक है, बी में एक दो तीन चार है, और इधर डी में दो और तीन है। तो अपने को चाहिए एक और चार है सी ऑप्शन में। तो सी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है, खरीफ के अंतर्गत नहीं मानी जाती है? वो कौन सी फसल आएगी इन चारों में से? ए में दिया हुआ है कपास है, क्या मानी जाती है खरीफ? कपास को कब बोया जाता है? अभी बो रहे हैं ना, अभी जैसे मई है, अभी मई में जून में शुरू हो जाती है इसकी बुआई कपास की। भी चल रही है आपके खेतों में, जैसे आप मान लीजिए आप किसान फैमिली से हैं, तो आपके खेतों में अगर कोई कपास बो रहा है तो इस वक्त चल रहा होगा कपास का काम, मई जून में बो दिया जाता है। तो कपास आएगा ही। अच्छा, मूंगफली भी आपको मालूम है, जो ही बारिश होती है जुलाई में या जून में मूंगफली की बुआई करते हैं ना।
और तो यानी मूंगफली भी बोई जाती है। फिर आप चलेंगे जीरा। जीरा कब बोया जाता है? जीरे का पाले से बड़ा नुकसान होता है इसको, ठंड के प्रति बहुत सेंसिटिव है जीरा, इसका मतलब ये सर्दी में बोया जाता है। और डी मक्का। मक्का आपको मालूम है जुलाई में बोया जाता है, तो आंसर क्या होगा इसमें? सी। क्या पूछा गया है? खरीफ फसल नहीं है तो जीरा आएगा इसमें, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी फसल या फसलें व्यापारिक फसल या फसलें नहीं है? व्यापारिक फसलें हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक फसल को बताया था हमने आपको, व्यापारिक यानी जिनको बेचने के पर्पज से बोया जाता है, घर में रखने या खाने के पर्पज से नहीं, उनको व्यापारिक फसलें कहते हैं, वाणिज्यिक फसलें भी कहते हैं, व्यावसायिक फसलें भी कहते हैं, उनको मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं, मुद्रा प्राप्त होती है उनसे। तो ये जो व्यापारिक फसल है कौन सी है इनमें? देखो गन्ना, गन्ने को भी तो बेचने के लिए बोता है ना किसान। अच्छा तिलन, तिलन में आ गए आपकी जैसे तिल है, सरसों है। सरसों किस लिए बोई जाती है राजस्थान में? घर में खाने के लिए कि बेचने के लिए? बेचा ही जाता है ना सरसों को तो पूरा ही। दलहन, दालें, चना है, उड़द मूंग, दलहन। अब आप कहोगे साहब दलहन का दोनों ही उपयोग घर में भी रखी जाती है, कम होती है तो चलो उड़द कम हुए, थोड़े से हुए कि छोटे किसान होते हैं बेचारे, बोते भी कम है, और थोड़े हुए कि चलो हमारे पास तो 20 किलो ही हुए उड़द, अच्छा फिर अपने घर में रख लेते हैं। या ज्यादा बोए कि चलो मान लो 4-5 क्विंटल हो गए तो कुछ बेच देता फिर वो। दलहन ऐसी फसल है। कपास, कपास पूरी की पूरी बेची जाती है, घर में थोड़ी रखते हैं कि चलो कुछ कपास अपन घर में रुई वगैरह बनाएंगे, कपड़े बना लेंगे कपास के, ऐसा नहीं होता ना। तो कपास तो पूरी बेचने के लिए बोई जाती है। अब इसमें यहां वैसे आप कहेंगे साहब दलहन भी बेची जाती है, बिल्कुल बेची जाती है, और ये तो तीनों ही बेची जाती है, गन्ना, तिलहन और कपास। तो अब तिलहन का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा रखा जाता है तेल वगैरह घर में खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, बाकी तिलहन फसलें भी बेची जाती है। तो यहाँ अपने को क्या ध्यान देना, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब विस्तार से हमने पढ़ा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है कि किस फसल को व्यापारिक मानेंगे, किसको अनाज मानेंगे, किसको मोटा अनाज मानेंगे, किसको दलहन मानेंगे, किसको तिलहन मानेंगे, ये हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। या कोई राइटर है, कोई ऑथर है किसी बुक का, वो भी अपनी मर्जी से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। क्लासिफिकेशन जो है उसका वर्गीकरण जो है फसलों का वो भारत सरकार ने कर रखा है। तो भारत सरकार के वर्गीकरण में आप जाएंगे तो ये जो दलहन फसल है इसको क्या माना गया है? इसको क्या मान रहे हैं? खाद्यान्न फसल मान रहे हैं। इसको क्या नहीं मान रहे हैं? व्यापारिक फसल नहीं मानते। गन्ना को व्यापारिक मानेंगे, तिलहन को व्यापारिक मानेंगे, और कपास को व्यापारिक मानेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। अब आप देखो यहाँ ऑप्शन में ए में तो 1 और 2 ही है, अपने को 1, 2, 4 चाहिए। अच्छा केवल 1, 2, 4 ये बी में आ रहा है। अच्छा सी में जाएंगे तो 2, 3, 4 है, डी में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 है, अपने को चाहिए 1, 2, 4। तो ये आएगा आपके आंसर बी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो सही कथन है उसको बताना है यहाँ पे। तो एक है सर्वाधिक बोई जाने वाली खरीफ दलहन फसल चना। सर्वाधिक बोई जाने वाली खरीफ की होनी चाहिए फसल और दलहन फसल होनी चाहिए। वैसे दलहन फसल कौन सी सबसे ज्यादा बोई जाने वाली? चना है ना, सबसे ज्यादा खाई जाने वाली भी चना है, बोई जाने वाली भी चना है, और सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली भी चना ही है। लेकिन यहाँ एक बीमारी फंसी हुई है, खरीफ शब्द लिखा हुआ है यहाँ। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि चना खरीफ में आता कि नहीं आता। चना किस में आता? रबी में आता है ना, सर्दी में तो वही होती है रबी इसकी चने की। ये तो सरसों गेहूं इनके साथ वाली फसल है। तो चूंकि खरीफ में नहीं होती ना, इसलिए सर्वाधिक बोई जाने वाली खरीफ दलहन फसल नहीं आएगी। अगर खरीफ नहीं होता तो यहाँ क्या आता? चना सही था, लेकिन खरीफ शब्द आ रहा है, इट मींस अब खरीफ में देखो आप कौन सी दलहन फसल बोई जाती है, तो सबसे ज्यादा दलहन, वो अरहर। तो ये गलत हो गया ना, तो 1 नंबर तो गलत है आपके। 2 नंबर में है सोयाबीन खरीफ फसल है। सोयाबीन खरीफ है कि रबी है? आप जानते हैं सोयाबीन खरीफ फसल है। नंबर 3, सर्वाधिक उत्पादित रबी खाद्यान्न फसल, सबसे ज्यादा पैदा की जाने वाली
खाद्यान्न फसल, एक बात तो ये क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं कि भाई पहले ये देखना खाद्यान्न फसल कौन सी है सबसे ज्यादा उत्पादित, फिर यहां शब्द लिखा रबी में, है ना। अब रबी में है तो अगर यहां रबी नहीं होता केवल खाद्यान्न ही होता है तो चावल सही लिखा हुआ मानते हैं अपन, लेकिन यहां साथ में उसने रबी भी लिख दिया, तो रबी लिख दिया तो आप जानते हैं चावल रबी में थोड़े ना होता है? चावल तो खरीफ में होता है। अगर यहाँ खरीफ होता, खरीफ खाद्यान्न फसल, या केवल खाद्यान्न ही होता खरीफ भी नहीं होता तो चावल सही होता, लेकिन रबी है तो अब आप रबी में देखो कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है, भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल यानी गेहूं, तो इसका आंसर गेहूं होगा, तो ये भी गलत हो गया। 4 नंबर, भारत की प्रधान तिलहन फसल, यानी भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली तिलहन फसल यानी इसी, और या सबसे ज्यादा उत्पादित तिलहन फसल, या सबसे ज्यादा खाई जाने वाली तिलहन फसल यानी जिसका तेल सबसे ज्यादा अपन इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी फसल है, तो मूंगफली, बिल्कुल सही आंसर इसका मूंगफली। अब यहां देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो अपने को 2 सही मिले यहां, एक तो 2 नंबर सोयाबीन खरीफ फसल है बिल्कुल सही है, और एक मिला अपने 4 नंबर भारत की प्रधान तिलहन फसल मूंगफली है। तो 2 और 4 कौन से ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, और सी में है, डी में नहीं, डी में है। एक मिनट, यहां ऑप्शन थोड़ा आपको ये कर देते हैं, 1 2 ये 3 है यहां, तो यहां पे 2 और 4 है ना, किसमें, सी में है, तो आंसर क्या आएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कथन, कथन कारण वाला है ये, इस तरह की काफी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं आजकल। तो भारत, कथन क्या, भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है, ये तो हमने पढ़ा है कि भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। अच्छा, उसका कारण बता रहा है ये कि वहां उत्पादन ज्यादा होने का कारण क्या है कि भारत में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल में है। उत्पादकता बताया था आपको विस्तार से, क्या होती है उत्पादकता, एकदम भारत का मानचित्र बना के आपको समझाया था कि कितना फर्क है भारत में उत्पादकता में। तो क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य बंगाल है, ये तो अपन सही मानते हैं ना, लेकिन क्या बंगाल में ये जो नीचे लिखा हुआ कारण ये सही है क्या, सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां है चावल की, बताया था आपको पंजाब, पंजाब में है ना, तो सबसे ज्यादा उत्पादकता पंजाब में है। तो यहां चलिए ऑप्शन कौन कौन से अपने पास विकल्प हैं, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ए, कथन सही है परंतु कारण गलत है ना, कथन सही है परंतु कारण गलत है, बिल्कुल गलत है कारण, क्योंकि यहां पंजाब होना चाहिए। नीचे लिखा है कथन गलत है परंतु कारण सही है, कथन गलत कहां है, गलत, कथन तो सही है कारण गलत है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, सी में आ रहा है कथन व कारण दोनों सही है, कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, इसलिए दोनों ही, ये विकल्प भी नहीं हो सकता सी वाला। डी में है कथन व कारण दोनों गलत है, अब कथन तो सही है, इसको गलत कैसे मान लें, तो इसलिए डी भी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी इनका मिलान सही हो रहा है, ये अपने को इसमें से बताने हैं। तो 1 नंबर में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, हमने बताया था आपको, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत सरकार की एक संस्था है, जो एक भारत सरकार की संस्था है जो क्या करती है, चावल के मामले में अनुसंधान करती है, ये सबसे बड़ी संस्था है, इससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है चावल के मामले में। तो ये कटक में बताया था आपको, उड़ीसा कटक, ठीक है ना, तो वो तो सही है 1 नंबर, सुमेलित है वो तो, कटक और ये दोनों सुमेलित है ना, मेल हो रहा ना दोनों का। अच्छा, 2 नंबर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जिला भरतपुर राजस्थान तो हमने आपको बताया था राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है, जिला भरतपुर में, तो ये भी सही है। अब है तीसरा, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश, क्या सही है क्या, गन्ने वाला अनुसंधान संस्थान कानपुर में है,
कानपुर में कौन सा संस्थान है? चीनी अनुसंधान संस्थान, शक्कर वाला। तो फिर ये कहाँ है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, बताया था आप। चलो नीचे बिल्कुल उधर अन्नामलाई के आगे कोयम्बटूर, भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर तमिलनाडु में। तो कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु आएगा इसमें 3 नंबर में। तो यानी क्या हुआ? 3 नंबर गलत है, ये दोनों ही सही है कथन। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, तो 1 और 2 सही होंगे। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ए में केवल 1 ही आ रहा है, ये नहीं हो सकता अपना। अच्छा, बी में 1 और 3 है, ये भी गलत है। 1 और 2, तो ये आएगा सी। अच्छा, डी इसमें आ नहीं सकता क्योंकि डी में क्या लिखा है? 1 2 3 लिखे हुए हैं, तो तीनों तो सही है ही नहीं, तो डी को अपन सही नहीं कर सकते, सी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, कथन भारत दालों का आयातक है। कारण लिख रहे हैं भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहां देखिए विकल्प कौन सा सही है इनमें, ये देखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? ए में चलेंगे तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर यहां से लेकर, भारत से लेकर ये है तक जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है? तो ये तो सही है, भारत दालों का सबसे बड़ा आयातक, हमने बताया था आपको। अच्छा, परंतु कारण गलत है। अभी आप ये देखो कि यहां से लेकर यानी इस भारत से लेकर यहां उत्पादक, तो जो चीज लिखी वो सही लिखी कि नहीं लिखी है? ये सही है, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी हमने बताया था आपको, है ना। तो क्यों? चूंकि ये भी सही है तो विकल्प ए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ए इसको गलत बता रहा है ना। ये कह रहा है ना परंतु कारण गलत है, कारण गलत का ये सही लिखा है, सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ए विकल्प सही नहीं हो सकता। तो विकल्प बी पे चलते हैं। कथन गलत है परंतु कारण सही है। कथन यानी ये यहां से लेकर, ध्यान दीजिएगा आप मेरे इस पे हाथ पे, कि यहां से लेकर, भारत से लेकर इस आयातक है तक जो लिखा है वो गलत है, एक सही है, उसके बारे में कह रहा है ये। तो क्या कह रहा है कि ये गलत है, ये गलत का है तो सही है, तो एक भी विकल्प नहीं हो सकता। आगे इसी में लिखा है कि कारण सही है, कारण तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये गलत हो गया ना, तो आधा गलत हो गया ये भी विकल्प, तो ये भी विकल्प अपने फिट नहीं बैठ रहा है। अब सी पे चलते हैं। कथन व कारण दोनों सही है। ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक जो लिखा है और यहां से लेकर यहां तक जो लिखा है वो दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ये विकल्प भी अपने फिट बैठता है, यानी यही बैठता है फिट ही। अभी 3 जो हमने पढ़े उन तीनों में आंसर कौन सा बनता है? ये आंसर बनता है ना भाई। ये क्या कह रहा है कि ये भी सही है लिखा जो, और ये भी सही है लिखा जो। अब आगे अपन डी पे चलेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन और है अपने पास, तो अपने को आंसर फाइनल करने से पहले उस पर भी विचार करना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है? कथन व कारण दोनों सही है, यानी जो सी में बात लिखी है वो इस डी में भी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन डी में फिर एक चीज और लिखी हुई, क्या? कि कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी व्याख्या का मतलब ये हुआ कि ये इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कौन सा? ये जो लिखा है ना कि भारत दालों का आयातक है, इसका कारण अगर पता करें अपन तो ये कारण नहीं बनता है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है इसलिए भारत आयातक है। इसका अर्थ क्या समझे आप? ये जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कथन ये अपना, अब व्याख्या कर, इसकी व्याख्या करने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ढूंढना है बड़े को कि कारण क्या है, भारत दालों का आयातक क्यों है, इसका कारण ढूंढ रहे हैं। इसका कारण इसने आगे लिखा है, प्रश्न बनाने वाले ने क्या लिखा है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है इसलिए आयातक है, तो इसलिए आयातक थोड़े है भाई। एक तो हम आयात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम बड़े उत्पादक है इसलिए आयात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर यहां निर्यातक होता, भारत दालों का निर्यातक है, तो उस निर्यात करने का कारण तो ये फिट हो जाता कि हाँ भारत निर्यातक इसलिए है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है इसलिए विदेशों में हम निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो था, यानी यहां निर्यातक होता तो ये कारण फिट होता, लेकिन यहां आयातक है तो इन दोनों में संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें 2 बातें पूछी जाती है। जैसे एक तो ये पूछते हैं कि एक तो ये जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, दूसरी बात यानी कि भारत दालों का आयातक है कि नहीं है, तो यह आयातक है। एक बात ये पूछी जाती है कि इसके अंदर भी जो लिखा है वो सही है कि नहीं, कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्पादक।
फिर एक बात और पूछी जाती है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे, एकदम समझना कि इन दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी ये जो कथन है ना उसका ये कारण फिट होता है नहीं होता है। तो दोनों में संबंध स्थापित नहीं होता किसी सूरत में ही, कि एक तरफ तो हम आयातक है तो आयातक इसलिए थोड़े हैं कि हम सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो ये क्या कह रहा है फिर, डी ऑप्शन, कि कथन व कारण दोनों सही तो है लेकिन ये कारण इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता, यानी इसका सही उत्तर नहीं है, इसका ये जो कथन है इसका सही आंसर ये नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, चूंकि ये भी सही है विकल्प और ये भी सही है, लेकिन बेटर कौन सा है, दोनों में से अच्छा कौन सा है, सबसे जो उपयुक्त है वो कौन सा है, तो ये डी होगा। इसलिए यहां ध्यान रखेंगे दो उत्तर बन रहे हैं लेकिन दोनों में से सही, ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा अच्छा उत्तर कौन सा है, तो ये डी आएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी कि सी तक देख लिया चलो हो गया हमारा तो उत्तर साहब और डी देखा नहीं, चारों पढ़ने ऑप्शन, तो इसमें डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, समझ में आ गया ना, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी मिलान हो रहा है उनका। जिसे 1 नंबर ऑप्शन दिया है इन्होंने, 1 नंबर जो इसमें है धान या चावल, चावल को धान भी कहते हैं, तो धान या चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल, पढ़ा था हमने ये चावल का कटोरा कौन सा है, पश्चिम बंगाल था क्या, नहीं था ना, छत्तीसगढ़ था ना चावल का कटोरा या धान का कटोरा। नंबर 2, गेहूं का कटोरा उत्तर प्रदेश, क्या पढ़ा था हमने, गेहूं का कटोरा पंजाब है, तो ये भी गलत हो गया, उधर 1 नंबर वाला भी गलत हो गया। 3 नंबर पे चलेंगे, सोयाबीन प्रदेश मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही है, सोयाबीन प्रदेश मध्य प्रदेश ही कहलाता है। भारत का सोयाबीन प्रदेश कौन सा है, एमपी, क्योंकि वहां सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अच्छा तो ये सही है 3 नंबर। नंबर 4, सरसों प्रदेश, भारत का सरसों प्रदेश कौन सा है, तो क्या पढ़ा था हमने, राजस्थान, और ये राजस्थान यहां लिखा है। तो ये 2 और 4, 3 और 4 विकल्प ऐसे हैं जो दोनों ही सही है, बाकी 1 और 2 विकल्प गलत है ना, यानी सुमेलित नहीं है, ये सुमेल नहीं कर रहे हैं ना, दोनों सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित सिर्फ 2 ही हुए, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इस विकल्प में चलेंगे, ए हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, और ये सी होगा 3 और 4। तो इस पे सी पे राइट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम होगा, चावल उत्पादक जो राज्य है भारत के में उनका अवरोही, अवरोही समझते हैं ना आप, डिसेंडिंग, घटता हुआ क्रम होगा। तो उसमें ए जो विकल्प उसमें क्या लिखा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब, यानी ए कह रहा है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है। बी ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उससे कम पंजाब में होता है, उससे कम उत्तर प्रदेश में होता है। सी ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उससे कम उत्तर प्रदेश में होता है, उससे कम पंजाब में होता है। डी कह रहा है कि सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, उससे कम पश्चिम बंगाल में होता है, उससे कम उत्तर प्रदेश में होता है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब। तो ये सी विकल्प यहां सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मावट किस फसल के लिए उपयोगी होती है। मावट आप जानते हैं सर्दियों में जो बरसात होती है पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, वो क्या कहलाती है, मावट कहलाती है। तो सर्दियों में कौन सी फसल होती है आप देखेंगे, इसमें इसको कैसे पकड़ेंगे, भाई सर्दियों में होती है मावट, गर्मी में तो होती नहीं है, गर्मी में तो मानसूनी बारिश होती है। तो अब यहाँ मक्का खरीफ की फसल, मूंगफली खरीफ की फसल, चावल खरीफ की फसल, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, वैसे चावल में आपको मालूम है चावल तीनों ही मौसम में बोई, ऋतुओं में बोई जाती है भारत में, लेकिन भारत में चावल को सरकार ने किस में माना है, खरीफ फसल में, इसलिए खरीफ ही मानेंगे इसको, तो खरीफ मानते हैं। तो ये 3 खरीफ हो गई, तो यहाँ गेहूं बच रहा है और गेहूं में ही मावट की बड़ी उपयोगिता होती है, तो ये गेहूं डी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान, बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, सही है। सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। सी
सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। कहां होती कपास सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में होती है। चलो आप विचार करो, अभी थोड़ा डीपर और चल के आते हैं। सर्वाधिक चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, ये भी सही है, चना सबसे ज्यादा एमपी में होता है। तो फिर कौन सा बचा? सी वाला, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य। अपन जानते हैं कपास सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ सी सुमेलित नहीं है, ये इसका मिलान नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, किस फसल समूह का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जो फसल समूह है यहाँ नीचे एक साथ 4 फसलें दी हुई है, उसे 4 फसलों का समूह कहते हैं। उस समूह में मतलब वो जो समूह है उनमें जो सम्मिलित फसलें हैं, क्या उन सभी फसलों का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऐसा समूह अपने को देखना है यहाँ कि कौन सा जो चारों में 4 समूह में कौन सा समूह ऐसा है जिसमें चारों ही फसलें जो वहां लिखी हुई है चारों का ही राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदावार होती है उनकी। तो चले नंबर 1 ए पर चलते हैं। तो ए में सरसों, सरसों सबसे ज्यादा कहां होती है? राजस्थान में होती है, ये सही है सरसों। फिर बी में आगे इसी ए में क्या लिखा है? बाजरा, बाजरा भी राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होता है। फिर आगे लिखा है सूरजमुखी, सूरजमुखी तिलहन है एक सूरजमुखी, ये भी सबसे ज्यादा कहां पैदा हो रही है? राजस्थान में होती है। मूंग, मूंग भी सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में पैदा होता है। तो ये ए अपने को सही लग रहा, हो सकता है कोई दूसरा और भी विकल्प हो, उसमें भी चारों ही सही हो। तो आगे चलते हैं। बी में क्या है विकल्प में? सरसों, सरसों सही है, बाजरा सही है, मक्का सही नहीं है, और फिर मूंग सही है। तो ये विकल्प गलत होगा। विकल्प नंबर सी बाजरा सही है, चना सही नहीं है, मध्य प्रदेश है इसका। सरसों ये सही है, उड़द सही नहीं है। अच्छा, तो विकल्प सी भी नहीं हो सकता। विकल्प डी सरसों सही है, चना नहीं है, ज्वार भी नहीं है, मूंग है। तो ये डी भी गलत हो गया। तो यहां विकल्प ए आएगा, यानी सरसों, बाजरा, सूरजमुखी और मूंग का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो ए विकल्प में देखेंगे पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या पंजाब से कम होता है क्या मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में कम होता है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। अच्छा, बी विकल्प में है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। ये भी नहीं है, क्योंकि उत्तर पंजाब मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है पंजाब की तुलना में। तो ये क्रम गलत हो गया। फिर सी में चलेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ये विकल्प सही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद उससे कम पंजाब में। अब ये पंजाब में सबसे कम है इन तीनों में, सबसे पहले यहाँ इसको लिख रखा है। तो ऐसे ये भी विकल्प सही नहीं हो सकता। तो जो घटता हुआ क्रम है यहाँ कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, सी। ठीक है, हाँ पंजाब इसमें उत्तर प्रदेश पंजाब में कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब दूसरा स्थान पंजाब का। अभी कुछ सालों से मध्य प्रदेश ने ओवरटेक कर लिया पंजाब को, इसलिए पंजाब का इसका मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में। किसने? मध्य प्रदेश ने पंजाब को ओवरटेक किया है, उसको उससे आगे निकल गया है मध्य प्रदेश। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विशेषताएं किस फसल की है? तापमान 12 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कौन सी फसल है ऐसी? जानते हैं अपन, गेहूं है, चावल हो नहीं सकती, क्योंकि चावल में तो कम से कम तापमान, जो न्यूनतम तापमान है वो 19 डिग्री चाहिए, उससे कम में तो चावल पकेगा ही नहीं। तो ये गेहूं को सूट करता है ये जो तापमान। बोते समय अपन देखते हैं ना, बोते समय गेहूं में तापमान 12 डिग्री होना चाहिए। नवंबर में बोई जाती है गेहूं की फसल, और मिड अप्रैल में काटी जाती है, तब 25 डिग्री होता है इसका टेम्परेचर। तो ये गेहूं पे लागू होता है। उत्पादन क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब। अब अपन जानते हैं गंगा यमुना का दोआब, गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो गंगा यमुना दोआब कहलाता है, वहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है। 3 नंबर, सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में। अब यहाँ गेहूं और चावल दोनों में सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है, लेकिन फिर भी यहाँ गेहूं सूट करेगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाले दोनों विकल्प वो गेहूं पे लागू हो रहे हैं। दूसरा जो चौथा नंबर है वो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मध्य प्रदेश ऐसा है जो गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बाकी चावल का भी नहीं है, कपास का भी नहीं है, गन्ना का भी नहीं है। समझ गए? तो इसमें जो विकल्प आएगा वो बी आएगा, गेहूं।
क्वेश्चन नंबर 17, चाय उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें जो एसेंडिंग ऑर्डर आएगा, आरोही क्रम आएगा या बढ़ता हुआ क्रम आएगा, तो देखो तमिलनाडु, सॉरी बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या, मैंने गलत बोल दिया आपको, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो तमिलनाडु, अब तमिलनाडु से ज्यादा चाय पश्चिम बंगाल में होती है क्या? ये पश्चिम बंगाल से ज्यादा भी असम में होती है, हैं? अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, पहले अपने को ये कर लेना चाहिए कि चलो एक क्रम बना लेते हैं अपन की। चाय 3 बड़े जो राज्य हैं उत्पादक चाय के, उनमें चलेंगे अपन तो असम, है ना, ऐसे लिख लें आप अलग से रख पे। असम के बाद आएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद तमिलनाडु आता है ना। तो ये क्रम जिसमें है वही सही माना जाएगा। अब यहां क्या है, क्या पूछ रहा हो, बढ़ता हुआ क्रम, तो उल्टा है मामला। यानी पहले क्या आना चाहिए, पहले तमिलनाडु आना चाहिए, ऐसे, है ना, या उल्टा आएगा। तो अब तमिलनाडु पहले किसमें है, इसमें है, और फिर पश्चिम बंगाल आना चाहिए, पश्चिम बंगाल है इसमें, और फिर असम आना चाहिए, असम। तो ये सूट कर रहा है विकल्प। फिर भी अभी दूसरे विकल्प भी देख लेते, हो सकता है सिमिलरिटी हो विकल्पों में। बी में असम, अब अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, तमिलनाडु, तो ये रिजेक्ट हो गया। सी में असम, ये भी रिजेक्ट हो गया, अपने को सबसे पहले तमिलनाडु चाहिए। या इन तीनों में देखे हैं तो यहाँ तमिलनाडु नहीं है ना, तो क्या ध्यान रखें, केरल चाहिए। इन दोनों में से कम केरल में होता है, तो केरल आना चाहिए पहले, केरल पश्चिम बंगाल असम होना चाहिए था। डी में चलेंगे तो पश्चिम बंगाल असम, है ना, ये तो सही है क्रम, लेकिन तमिलनाडु लास्ट में नहीं आएगा, तमिलनाडु पहले आएगा। तो ये तीनों ही नीचे के विकल्प गलत है, और जो सही विकल्प है वो ए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है ना, ट्रू कौन सा है? ए, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल ग्वार, हमने बताया था आपको, ज्वार नहीं है ये, ग्वार है, ग्वार फली वाला। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है, ग्वार की फसल बोई जाती है। बी है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न फसल, सबसे ज्यादा खाद्यान्न कौन सा पैदा होता है अपने यहाँ, वहां बात बोई जाने वाली हुई थी फसल की। तो यहाँ सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न फसल गेहूं है राजस्थान में, बाजरा नहीं है, ध्यान रखेंगे। सी में आ रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न फसल तो गेहूं है, और सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है कौन सी, बाजरा, ध्यान रखेंगे। अब कई लोग क्या मानते हैं कि सब बाजरा प्रधान फसल है राजस्थान की, प्रधान खाद्यान्न है राजस्थान का, लेकिन क्या है कि अपने को यहाँ ये बताना पड़ेगा कि प्रधान किस मामले में मान रहे हैं। अपन अगर बोए जाने वाले मामले में कह रहे हैं तो बाजरा है, लेकिन अपन ये कह रहे हैं कि पैदावार सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो गेहूं की होती है। बाजरे की उत्पादकता बहुत कम है, गेहूं की उत्पादकता बहुत अधिक है। इसलिए क्या होता है कि जब पैदावार होगी ना, 5 बीघा में बाजरा भी बोया और 5 बीघा में गेहूं भी बोया, तो गेहूं की जो फसल है उस 5 बीघा में अधिक होगी। 5 बीघा में क्या होगा, गेहूं की जो फसल है ना, अगर उस गेहूं की फसल 25 बोरी हुई तो बाजरे की कितनी, 20 बोरी होगी। इसलिए कुल मिला के क्या है कि हालांकि बोया तो कम जाता है गेहूं, लेकिन इसकी उत्पादकता अधिक होने के कारण ये फिर बाजरे से इसका वजन अधिक हो जाता है, मात्रा अधिक हो जाती है इसकी। इसलिए क्या यहाँ क्लियरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, भाई बोया तो बाजरा जा रहा है, लेकिन इसकी जो उत्पादकता गेहूं की इस बाजरे से अधिक होने के कारण कम क्षेत्र पे बोए जाने के बावजूद भी गेहूं ज्यादा उत्पादित हो रहा है, उसका वजन अधिक होता है। ये क्लियर रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, उधर सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल सभी फसलों में, चाहे खाद्यान्न फसल हो, गैर खाद्यान्न फसल हो, तिलहन हो, इन सब में क्या है, सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल ग्वार है, लेकिन इसकी पैदावार बहुत कम होती है। आप जानते हैं ग्वार को तो क्या करते हैं, अधिकांश किसान तो खेत में हल चलाकर वहीं खेत की उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए वहीं खेत में ही छोड़ देते हैं उसके पौधे को, ग्वार के पौधे को, और फलियों का उत्पादन भी कोई ज्यादा नहीं होता ग्वार का। तो पैदावार कम होती है ग्वार की, उपज कम प्राप्त होती है, फसल तो बहुत बोई जाती है, सबसे ज्यादा फसल ग्वार की बोई जाती है। तो ये यहाँ पे क्लियर रखेंगे, यानी आंसर क्या हुआ इसमें, ये तीनों ही विकल्प सही है।
तो आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 19, कुल रोजगार में, यानी भारत में, भारत की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान या विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, तो कुल रोजगार में कृषि का योगदान कितना है? कितना योगदान? ए 59%, बी 49%, सी 39%, डी 29%। तो हमने आपको बताया था, कई बार जिक्र कर चुके हैं कि लगभग आधा योगदान है कुल रोजगार में किसका? कृषि का। भारत में सबसे ज्यादा घरों में चूल्हा कृषि से होने वाली आय से जलता है ना? तो यहाँ 49%, 49% आएगा, आधा लगभग इसका योगदान है कुल रोजगार में, यानी आधे लोग, भारत के आधे लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। बी, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? ये जो आप फसलें देख रहे हैं आगे, इनमें कौन सी ऐसी फसल है जो बागानों में नहीं पैदा की जाती है, खेतों में उगाई जाती है? चाय, ए नंबर पे चाय। चाय तो बागान में उगाई जाती है। चाय के बागान ही तो कहेंगे, इस थोड़ी कहते हैं कि मेरे पास चाय के 2 खेत है, ये तो कहेगा 2 बागान है। कहवा भी बागानों में होता है, बागाती फसल है ये भी। रबड़ के भी बागान होते हैं, आप जाएंगे केरल में, कर्नाटक में रबड़ के बागान मिलेंगे। जूट की फसल बागान में नहीं होती है। तो यहाँ क्या आएगा विकल्प? जूट आएगा, यानी जूट को बागाती फसल नहीं कहेंगे। तो आपका विकल्प हो गया डी इसमें। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 21, कथन और कारण वाला है ये पुनः। तो राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बताया आपको, गंगानगर में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है राजस्थान में। फिर आगे कारण आ रहा है, गन्ना उत्पादन के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर सीएम यानी सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ना उत्पादन के लिए पानी कितना चाहिए, वो उसके लिए बता रहा है कि इतनी बरसात होनी चाहिए। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। ये भी सही है, क्योंकि हमने बताया था कि गन्ना उत्पादन के लिए वर्षा कितनी चाहिए, तो क्या बताया था? 100 से 200 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है, यानी इसके अंदर जो चीज लिखी है ऊपर वाले में वो भी सही है, कथन में भी। कारण के अंदर जो चीज लिखी हुई है, जो बात लिखी हुई है, वो भी सही है। अब आगे विकल्प क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर ए, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है ना, कि सर्वाधिक गन्ना राजस्थान में कहां पैदा होता है? गंगानगर में। फिर आगे कह रहा है कि ये में क्या कह रहा है आगे? परंतु कारण गलत है। कारण कौन सा? गन्ना उत्पादन के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी ये कह रहा है कि नहीं होती है, नहीं होती है। यानी ये जो लिखा है ना, विकल्प नंबर 1 का जो दूसरा भाग है, परंतु कारण गलत है, ये गलत हो जाता है। तो ये सही नहीं बैठेगा आपने। विकल्प नंबर बी, तो कथन गलत है परंतु कारण सही है। कथन गलत कहां है? कथन तो सही है, कारण तो ये सही बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कथन गलत है। तो कथन गलत नहीं है, कथन भी सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है अपने। तो ये ए और बी अपने आंसर नहीं हो सकते। अब सी पे चलते हैं। सी कह रहा है कथन व कारण दोनों सही है। ठीक है, ये तो सही बात कही इसने कि दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे और बात कही इसने कि ये जो कारण है, क्या कारण बताया? अब इनमें दोनों में संबंध जोड़ेंगे। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में दो बातें देखनी होती है। पहली बात तो ये देखी जाती है कि जो इनके अंदर जो चीज लिखी हुई दोनों जगह स्टेटमेंट्स में, वो सही है कि नहीं है, वो सही है, देख ली। फिर दूसरी बात हम ये देखते हैं कि दोनों में लिंक स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों में संबंध या स्थापित हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये जो कारण लिखा है वो इस पहले वाले कथन का वास्तव में कारण या रीजन सिद्ध होता है या नहीं होता है, ये देखा जाता है। तो ये बात अब आगे देख रहे हैं पर यहां सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि चलो ये तो हमने मान लिया कथन और कारण दोनों सही है, तो और वो आगे ये भी कह रहा है कि ये जो कारण है ये इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी ये कारण इस कथन का आगे जो पहले जो घटना हो रही है ना कि गन्ना सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है, इसका कारण ये नहीं है कि भाई वहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ने को, और गन्ना चूंकि गंगानगर में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है इसलिए वहां गन्ना पैदा हो रहा है।
गंगानगर में गंगा इसलिए थोड़ी उत्पादित हो रहा है कि वहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बल्कि वहां इसलिए हो रहा है कि बारिश तो वहां 25 सेंटीमीटर ही है। गन्ना इसलिए पैदा हो रहा है कि वहां क्या है, सिंचाई की सुविधाएं हैं, इसलिए गन्ना उत्पादित हो रहा है, नहीं कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की उपलब्धता होने के कारण। तो ये कारण, इस गंगानगर में जो गन्ना ज्यादा पैदा होने का कारण है, वो ये कारण नीचे लिखा हुआ है जो फिट नहीं होता है। इसलिए क्या कह रहा है ये कि ये जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं करता है इसका, यानी इसका सही कारण, ये जो कारण है इस कथन का सही कारण नहीं है, या सही कारण फिट नहीं होता है। यहाँ पे व्याख्या नहीं करने का मतलब ये है। डी विकल्प को भी देख लेते हैं जरा, लिखा तो इसमें विचार करेंगे अपन। कथन व कारण दोनों सही है, चलो ये तो ऊपर वाली बात कहती इसने। आगे क्या कर रहा था, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कारण इस कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी गंगानगर में जो उत्पादन हो रहा है गन्ने का, इसलिए नहीं हो रहा कि वहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश है, बल्कि इसलिए हो रहा है कि वहां सिंचाई की सुविधाएं हैं, बरसात तो 25 सेंटीमीटर ही है वहां। तो यानी ये जो नीचे वाला कारण है, वास्तव में गंगानगर में जो गन्ने का उत्पादन हो रहा है उसका कारण सिद्ध नहीं होता, उसका कारण नहीं बनता है, उसका कारण तो वहां दूसरा बन रहा है, सिंचाई वाला। तो ये जो है विकल्प नंबर डी अपना आंसर नहीं हो सकता है। अपने यहाँ आंसर कौन सा फिट हो रहा है, सी नंबर। तो सी का ध्यान रखेंगे। यहां मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे मामलों में दो बातें देखी जाती है, दोनों में जो लिखी है वो चीज सही है या नहीं है, दूसरी उनमें लिंक स्थापित हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये अपन सी इसमें राइट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, अन्नामलाई व नीलगिरी का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां दोनों ही तमिलनाडु में है, कई बार जिक्र कर चुके हैं हम इनका। का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है, यानी कौन सी फसल यहां उत्पादित होती है। चलो बताओ, जूट होती है क्या वहां, जूट तो होती है, जूट तो पश्चिम बंगाल उड़ीसा इधर होती है, दक्षिण में तो हो ही नहीं रही जूट। चाय, चाय होती है ना वहां, बिल्कुल होती है चाय। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पे आपको चाय के बागान नजर आ जाएंगे। चावल, चावल वहां नहीं है, गन्ना भी वहां पहाड़ियों पे नहीं होता है, तो वहां क्या होता है, चाय। तो क्या क्या विकल्प होगा अपना, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों का संबंध चाय से है, विकल्प होगा अपना डी, ये डी आंसर होगा यहां। प्रश्न संख्या 23, कथन क्या है, देखो, दक्षिण भारत के गन्ने में रस की मात्रा अधिक पाई जाती है। रस की मात्रा अधिक पाई जाने का अर्थ ये होगा कि वहां मिठास अधिक होती है वहां के गन्ने में। आप यहाँ का गन्ना खाओगे, वहां का गन्ना भी खाओगे, कोई कानपुर का गन्ना पकड़ा दे आपको, उधर पुणे का गन्ना भी पकड़ा दे आपको, तो नागपुर का गन्ना भी पकड़ा दे आपको, वर्धा का पकड़ा दे, तो आपको वहां नागपुर वाले गन्ने में मिठास अधिक लगेगी, इसका अर्थ ये है। तो नीचे कारण में लिखा है कि दक्षिण भारत में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसका रीजन बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में आर्द्र जलवायु का मतलब होता है कि वहां जो एक तो बारिश के दिन अधिक होते हैं, दूसरी बात वहां की जो हवा है, जो वायुमंडल है, उसमें आर्द्रता अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, नमी अधिक होती है, ये कारण बताए। तो हमने पढ़ा था बस दक्षिण भारत के गन्ने में रस की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, दक्षिण भारत में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये भी हमने पढ़ा था, है ना, पढ़ा ही था ना। और दक्षिण भारत में गन्ने, तो अपन दोनों भाई दो काम करने इस प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न में दो चीजें देखनी होती है। तो पहली चीज हमने देख ली क्या, कि ये ऊपर वाला कथन भी सही है, नीचे वाला कथन भी सही है, ऊपर जो लिखा है वो भी सही है, नीचे जो लिखा है वो भी सही है। अब दोनों में लिंक स्थापित हो रहा करना है कि ये जो कथन दे रखा है ऊपर जो घटना हो रही है, उस घटना का ये कारण सिद्ध होता है कि नहीं होता है ये। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में, अब इसकी तुलना करें आप उत्तर भारत से, उत्तर भारत में रस की मात्रा कम होती है दक्षिण भारत की तुलना में, और वहां मिठास कम होती है। इसका मतलब ये हुआ है, उसका रीजन ये है कि उत्तर भारत में एक तो बारिश के दिन कम होते हैं, दूसरी वहां नमी कम होती है हवा में, समुद्र से दूर है ना भाई। जैसे कानपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, यहां गन्ना खूब उत्पादित होता है, लेकिन ये क्या है, समुद्र से, जैसे अरब सागर की बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो दूर है अरब सागर से काफी। वही मान लीजिए नागपुर है, दक्षिण में जाए आप, तमिलनाडु में जाए, कोयम्बटूर में गन्ना पैदा हो रहा है, वहां क्या है कि उसके अरब सागर के नजदीक है, तो वहां नमी अधिक पाई जाएगी। जो स्थल समुद्र के जितने नजदीक होगा वहां
जलवायु उतनी अधिक आर्द्र होगी, इसका मतलब है कि वहां नमी उतनी अधिक पाई जाती है हवा में। तो वहां क्या नमी अधिक होती है, दक्षिण भारत में नमी अधिक होने के कारण ही वहां रस की मात्रा अधिक पाई जाती है गन्ने में, ये रीजन है इसका। तो ये जो घटना हो रही है ऊपर वाली, उस घटना का ये नीचे वाला कारण सही सिद्ध हो रहा है। इस नीचे वाले कारण के कारण ही वो घटना हो रही है ना, इसलिए दोनों में लिंक भी स्थापित हो रहा है। यानी ये ऊपर जो लिखा है और नीचे जो लिखा है, तो नीचे वाला इस ऊपर वाले की सही व्याख्या कर रहा है कि हाँ, गन्ने में जो रस की मात्रा अधिक पाई जाती है उसका कारण ये है कि वहां आर्द्र जलवायु पाई जाती है, कारण सिद्ध हो गया ना। तो अब अपन अपने जो विकल्प है उसका चयन करेंगे कि कौन सा ये जो लिखा हुआ है इसके अर्थ को सही यहां व्यक्त करता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ए में लिखा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन तो सही है, कारण भी सही है, तो ये गलत हो गया विकल्प ए। विकल्प बी क्या लिखा है, कथन व कारण दोनों सही है, हाँ सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ये बिल्कुल फिट बैठता आपने बी। लेकिन अभी अपने को और सी और डी भी देखने, क्या पता वो दूसरी बात जो हम अपने को देखनी है दोनों में संबंध स्थापित करने वाली, वो कहीं और यहाँ पे व्यक्त हो रही हो, उसको अभिव्यक्त किया जा रहा हो। तो अब आगे चलेंगे सी नंबर। तो सी विकल्प में क्या है, कथन व कारण दोनों सही है, यानी जो बात बी में कही गई है वो यहां भी कह रहा है। आगे वो ये और कह रहा है कि ये जो परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ये जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हमने क्या अभी जांच की कि व्याख्या कर रहा है, यानी व्याख्या क्या कर रहा है कि जो रस की मात्रा अधिक होती है उसका कारण ये है कि वो आर्द्र जलवायु, तो व्याख्या हो गई ना, वो उसका कारण सही सिद्ध हो रहा है नीचे वाला। तो ये सही व्याख्या नहीं करता है, जो विकल्प में लिखा हुआ है वो गलत है, तो सी भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अब डी, कथन व कारण दोनों सही है, बिल्कुल सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये एकदम विकल्प अपने फिट बैठता है। अब आप कहोगे कि साहब विकल्प बी भी है, कथन व कारण दोनों सही है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब दो विकल्प सही होते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि दोनों में से बढ़िया सही कोई कौन सा है या ज्यादा सही कौन सा है। तो ज्यादा सही इसमें आएगा डी। डी से दो बातें यहां स्पष्ट हो जाती है कि दोनों जो लिखा हुआ है वो भी सही है और ये नीचे वाला उस ऊपर वाले का कारण भी सिद्ध हो रहा है। ये बात केवल इस डी विकल्प से ही सिद्ध होती है, उससे ही व्यक्त होती है, स्पष्ट होती है, साबित होती है। इसलिए अपने लिए विकल्प कौन सा होगा, डी। तो डी राइट करेंगे यहां। अच्छा, 24 नंबर क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उत्तम है। हमने आपको बताया था रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, एग्जाम में रेगुर मिट्टी पूछा जाता है। तो रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उत्तम है, कपास, गन्ना, चावल, गेहूं, चार विकल्प आपके सामने है। तो आपको क्या बताया गया था, कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, तो ये ए विकल्प हो जाएगा अपना इसमें, ठीक है। बी में गन्ना है, सी में चावल है, डी में गेहूं है, तो अपना ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या लिखा है, भारत में वित्त वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन था, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ये अपने को बताना है। तो कितना, ए विकल्प में दे रहा है 22.5 करोड़ टन, यानी 22.5 करोड़ टन। बी में बता रहा है 28.5 करोड़ टन, सी में बता रहा है 26.5 करोड़ टन, डी में बता रहा है 18 करोड़ टन। तो अपने क्या होगा विकल्प, क्या बताया था आपको, 28.5 करोड़ टन। तो अपना विकल्प जो होगा वो बी होगा यहां सही। इसका ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो बी है, 28.5 करोड़ टन।